मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, बीपीएससी को ध्यान में रख करके हमने आपके लिए, चाहे वो आपका उच्च माध्यमिक हो चाहे माध्यमिक हो, इसको ध्यान में रख करके हमने आपके लिए साइटोलॉजी यानी सेल विज्ञान का एक सेल बायोलॉजी का नोट्स तैयार किया है। यह नोट्स आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे पूरा देखेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। चूँकि समय कम है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमें पैसा दे करके इसे ले लीजिए, लेकिन जो लोग हमारे साथ पेड बैच में जुड़े हैं, हालांकि 199 रुपीज़ में ही जुड़े हैं, तो उन लोगों को इसका नोट्स भेजा जाएगा। अभी भेजा नहीं गया, आज वीडियो के बाद इसे भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऊतक पढ़ने वाले हैं। ऊतक के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पादप के अंगों के पढ़ने, यानी जड़ तना पत्ती पढ़ेंगे, और फिर उन्हीं को जड़ तना पत्ती के कार्यकी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है उसका कार्य। तो एक एक करके चीज़ों को हम आपके सामने ला रहे हैं। इसके अलावा एक अलग से इकोलॉजी का पूरा पार्ट हम आपको करवाने वाले हैं। इकोलॉजी के बाद जो आपका हिस्सा बचने वाला है, यानी पर्यावरण के बाद का जो हिस्सा बचेगा, उसे भी आपको, जैसे इसके बाद जेनेटिक्स का एक हिस्सा है। जेनेटिक्स हिंदी में तो नहीं, इंग्लिश में उसका नोट्स है, हिंदी में उसका नोट्स टाइप हो रहा है, तो हम जेनेटिक्स भी आपको बता देंगे। जैसे मेंडल्स लॉ है, ठीक है, चूँकि उसमें बहुत से ग्राफ हैं, लाइन ग्राफ है, तो उसे बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही। तो हमारा प्रयास है कि हम जेनेटिक्स को आपको बोर्ड पे ही पढ़ा दें और उसमें से जितनी पॉइंट नोट करनी है वो हम आपको नोट करा दें, क्योंकि वो ग्राफ बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, वो बन नहीं पा रहा। मेंडल्स के लॉ का हो, चाहे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, चाहे को डोमिनेंस का हो, चाहे आपको चले जाइए उधर जो है क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस हो, बैक क्रॉस हो, उसके बाद चाहे फेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे आपका ये सब के जो ग्राफ हैं ये बन नहीं पा रहे हैं। और दूसरे चैनल का कहीं का ग्राफ, जैसे जो पीडीएफ मिलता है गूगल पे, उसे उठा के पेस्ट करने पे कॉपीराइट आ जा रही, तो ये समस्या हो रहा है, तो बन नहीं पा रहा। तो इसलिए हम उससे सोच रहे हैं जेनेटिक्स को आपको बोर्ड पढ़ा दें। जेनेटिक्स थोड़ा कठिन है। जेनेटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी, ये दो ऐसे चैप्टर हैं। जैव प्रौद्योगिकी का नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जैव प्रौद्योगिकी को हम सोच रहे हैं आपको पढ़ा दें, बोर्ड पे भी पढ़ा देंगे। तो आपके पास अभी समय है, 16 तारीख को आपका पेपर, 15 को आपका पेपर है। तो आपका ये वीडियो जो है, ये दो पार्ट आपके बचेंगे जो बाद में हो जाएंगे। उसके पहले हम लोग पूरी फिजियोलॉजी, पूरी इकोलॉजी, ये सब कंप्लीट कर लेना। तो आज हम लोग साइटोलॉजी शुरू करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आसान है, सेल बायोलॉजी लगभग सबको आती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें देख लेते हैं। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, यहाँ पे बायोलॉजी का नोट्स है, ये कोशिका विज्ञान हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपने व्हाट्सअप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सअप आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए और आपके लिए लाभदायक हो। चलिए, कोशिका। कोशिका जीवधारियों की संरचना और जैविक क्रियाओं की एक इकाई, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो या बॉडी, किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, जो पारगम्य कला यानी परमेबल झिल्ली से घिरी होती हैं। कोशिका में प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है, यानी यह खुद से जनन करने में सक्षम होता है, ताकि वो खुद से जनन करके अपनी संख्या को बढ़ा सके। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। यह तथ्य उन्होंने माइक्रोग्राफिया में छापा। माइक्रोग्राफिया क्या पुस्तक है जिसमें इसके तथ्य को छापा गया। एंटॉन वॉन ल्यूवेनहाक, जिन्हें 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की, इन्होंने बैक्टीरिया विज्ञान का पिता भी कहा जाता। और मैंने आपको बताया था कि 1683 ईस्वी में इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, जिसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत, दत्रोचित ने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया आपको। दत्रोचित ने 1824 में कोशिका सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया, परंतु इसका श्रेय वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान को जाता है। इन्होंने ठीक प्रकार से कोशिकावाद का प्रतिपादन किया और बताया कि कोशिकाएं जंतुओं और पादपों की रचनात्मक इकाई होती हैं। एक्चुअली में जब स्लाइडेन और स्वान इसकी खोज किए तो दोनों लोगों ने अलग अलग बताया था। स्लाइडेन ने ये बताया कि जो पादप होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं, फिर स्वान ने बताया कि जो जंतु होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं। दोनों बातों को एक साथ यहाँ पे शामिल करके लिख दिया गया कि कोशिकाएं जंतुओं और पादपों की रचनात्मक इकाई हैं, ठीक है। ये स्लाइडेन जो है 1838 ईस्वी में है और स्वान जो है 1839 ईस्वी में है।
पुरकिंजे एक साइंटिस्ट होते हैं। पुरकिंजे ने 1887 ईस्वी में 1837 ईस्वी में कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। सन 1855 ईस्वी में बिरको, जिन्हें बिरचो कहा जाता है, इंग्लिश में बिरचो लिखते हैं, हिंदी में बिरको पढ़ते हैं, ने कोशिका सिद्धांत को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया। कोशिका में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। इसके लिए इन्होंने एक फ्रेज का उपयोग किया था, ओमनी सेल्युला ई सेल्युला। कारण ये है, जब स्लाइडेन और स्वान से ये पूछा जाता था कि कोशिका जो है कहाँ से आई और नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो इन दो प्रश्नों का उत्तर स्लाइडेन और स्वान के पास नहीं होता था, जिसके लिए 1855 ईस्वी में किसके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया गया, तो इस प्रश्न का उत्तर विरको के द्वारा दिया गया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का कोश शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर एक कोशिका से बना होता है तो उसे एक कोश की, अगर अनेक कोशिकाओं से बना होता है तो उसे मल्टी सेलुलर एनिमल कहते हैं, यानी बहुकोशिकी प्राणी कहा जाता है। एनिमल होगा चाहे पादप होगा, उसे बहुकोशिकी प्राणी के नाम से जाना जाता है। कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती। कोशिका से टिश्यू बनते हैं, सेल से, टिश्यू से आर्गन बनते हैं, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनते हैं। तो कोशिका जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और जीवन संबंधी सभी रासायनिक क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती हैं। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्व में स्थित कोशिकाएं यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। प्रत्येक जीवधारी अपना जीवन एक कोशिका से प्रारंभ करता है। प्रत्येक जीवधारी अपना जीवन एक कोशिका से प्रारंभ करता है। यदि वह इसी प्रकार से अपना जीवन चलाता रहता है तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे ईस्ट, जीवाणु, अमीबा, परंतु एक कोशिका का विभाजन हो तब बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। कोशिका के भाग। कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जीवद्रव्य, जिसे आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, रिक्तिका या रसधानी या कोशिका भित्ति। कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने चलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब जैसे मैंने शुरुआत में आपसे बताया ना कि यह डायग्राम हमने जो यहाँ पे पेस्ट किया है, देखिए आपको खुद ही लग रहा होगा कि पेस्ट किया गया डायग्राम है। यह डायग्राम हमने बनाया नहीं, ये डायग्राम गूगल से पेस्ट किया गया, लेकिन ये नॉन कॉपीराइटेड है, तो ये कॉपीराइट नहीं है, ये आराम से चल जाएगा। लेकिन जो जेनेटिक्स के डायग्राम है, जब उनको लगाया जाता है तो जेनेटिक्स के डायग्राम कॉपीराइट में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में नोट्स जैसे ही अपलोड होता है चैनल पे या हम आपको भेजते हैं तो कॉपीराइट का एक मैटर हो जाता है। इसीलिए मेंडल के ला का या किसी का भी डायग्राम पेस्ट कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जेनेटिक्स का पार्ट मैं आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है इसे पिलस कहते हैं या पिली कहा जाता है। इनका जो है कैप्सूल है। जब बैक्टीरिया की सेल के ऊपर एक सेल वॉल होती है और सेल वॉल के ऊपर म्यूकस पाया जाता है, चिपचिपे द्रव्य पाए जाते हैं। इसी चिपचिपे द्रव्य के ऊपर जो चिपचिपा द्रव्य होता है, जब इस चिपचिपे द्रव्य के ऊपर कभी टफ मेम्ब्रेन हो जाती है यानी ये टाइट हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा, सेल वॉल आती हैं। सेल वॉल कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती हैं यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती हैं। इसके बाद इसके डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। देखिए प्लाज्मिक डीएनए आपको लगा है अलग अलग कलर का दिख रहा है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया को 6 प्रकार से बांटा गया है। फ्लैजिला को लैटिन में ट्राइकस कहते हैं। तो ए ट्राइकस, ठीक है, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फिलोफोट्राइकस, ऐसे ऐसे नाम हैं। 6 प्रकार के होते हैं। पेरीट्राइकस लास्ट है। तो मैंने जैसे ये डायग्राम हमने जो बैक्टीरिया का लगा रखा है ये पेरीट्राइकस है, चूँकि इसमें बहुत से फ्लैजिला आपके यहाँ पे 2 फ्लैजिला दिख रहे हैं तो लोफोट्राइकस के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरह से आपके होते हैं। तो मैंने उस पर आपको प्रैक्टिस पेपर में बताया था, चूँकि ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने नहीं रखा। थोड़ा सा एक छोटा सा पीडीएफ लगा करके आपको समझाने का हमने प्रयास किया है। अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड है और उसके बाद यहाँ पे जो है राइबोसोम है। कह रहा अब देखिए एक ही कोशिकांग है राइबोसोम जो यहाँ बैक्टीरिया में पाया जा रहा है, बाकी कोई जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिल रही हैं। तो कह रहा रचना के आधार पर एक कोशिकाएं आद्य होती हैं यानी प्रिमिटिव टाइप की होती हैं, शुरुआती कोशिकाएं।
इन कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं होती, जिस कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ, जो केंद्रक के अंदर पदार्थ उपस्थित होते हैं, उदाहरण प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं, क्योंकि झिल्ली ही नहीं है। ऐसे कला विहीन केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। यानी जो केंद्रक के अंतर्गत के पार्ट हैं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे न्यूक्लिक अम्ल हो, डीएनए हो, आरएनए हो, जब ये सीधे सीधे बिना किसी आर्गन से जब कवर्ड नहीं है तो ये सीधे सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में है। चूंकि कोशिका द्रव्य के संपर्क में है, इसलिए एक नेकेड कहे जाते हैं, और नेकेड को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। आपको याद होगा कि जो ह्यूमन का डीएनए होता है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका का डीएनए, चाहे ह्यूमन का हो, प्लांट का हो, वो सभी हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े होते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं सिवाय राइबोसोम के। कह रहा सभी कोशिका अंगक इसमें नहीं होते हैं, लेकिन राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनुअस ऑर्गेनेल होता है। उदाहरण माइकोप्लाज्मा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या होगा, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया समजीव तथा जीवाणु पाए जाते हैं। कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंधित 3 परती अर्थात सबसे बाहरी ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य से बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स, पहला ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहरी परत है जो कोशिका की रक्षा करता है। कह रहा ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहरी परत है जो कोशिका की रक्षा करता है तथा आसंजन में भी सहायता करता है। यह पॉलीसैकेराइड की परत का बना होता है तथा आसंजन में भी सहायक रहता है। यह पॉलीसैकेराइड की परत का बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना और मोटाई में भिन्न होता है। कुछ में यह ढीली ढाली आच्छादित होती हैं जिसे अवपंक परत होती हैं, और कुछ में मोटी कठोर लेयर बना लेती है जो कि संपुटा या कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। कोशिका भित्ति, जीवाणु भित्ति कोशिका के आकार का निर्धारण करती हैं। यह सशक्त रचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणुओं के फटने तथा निपातित होने से बचाती है। जीवद्रव्य झिल्लिका, जीवद्रव्य झिल्लिका प्रवृत्ति में अर्धपारगम्य होती हैं। इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण के संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती हैं। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। यह विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती हैं को मीजोसोम कहते हैं। यह फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति में संतत कोशिका के वितरण में सहायता करता है। यह श्वसन, स्रावी प्रक्रिया, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र, एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करती हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे कि नीलहरित शैवाल में कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिससे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। यदि यह चलायमान है तो इनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या का विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका 3 भागों में बटा होता है, तंतु, शंकु और आधारी शरीर। कह रहा जीवाणु कोशिका 3 भागों में बटी है, तंतु, शंकु और आधारी शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला रहता है। जीवाणुओं के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम या झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती हैं। रोम लंबी नलिका संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघुसूक जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्ध होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाए जाने वाले चट्टानों से पोषक ऊतकों से चिपकाने में सहायता करता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है। कह रहा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें राइबोसोम कोशिका के जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं। इनकी 2 उप इकाइयाँ 50S और 30S होती हैं जो मिलकर के 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं।
राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होता है। बहुत से राइबोसोम एक संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर के श्रृंखला बनाते हैं, जिसे बहु राइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। यह 15 से 20 नैनोमीटर व्यास के कलाविहीन सूत्र कण होते हैं। कह रहा है यह 15 से 20 नैनोमीटर व्यास के कलाविहीन सूक्ष्म कण होते हैं। राइबोसोम की खोज सबसे पहले सन 1953 में रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सेम के जड़ों में की कोशिकाओं में किया था। कह रहा है कि राइबोसोम की खोज सबसे पहले 1953 में रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने वैज्ञानिक ने सेम के जड़ों में इसे ढूंढा था। दूसरा देखिए, एक कोशिकांग में जैसे कि हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में भी पाए जाते हैं, लेकिन वहां पे भी ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जैसे ही होते हैं, यानी 70S प्रकार के होते हैं। आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S जो राइबोसोम होता है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका के अंगकों में पाए जाते हैं। 80S जो राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं और अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम का कार्य। राइबोसोम का कार्य जो है, इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। गुणसूत्र की डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्षारकों की व्यवस्था प्रोटीन संश्लेषण का संकेत या कोड देती है। डीएनए कोड की नकल एमआरएनए के निर्माण द्वारा प्रदान की जाती है, जिसे थाइमीन के आधार पर यूरेसिल आ जाता है। एमआरएनए के निर्माण को अनुलेख या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए एक पर 3 न्यूक्लियोटाइड एक विशेष अमीनो अम्ल के लिए संकेत हैं, जिसे त्रिक संकेत कहते हैं। उसके बाद आपका आता है, यहां आप देखें, एक सेकेंड, कह रहा है विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल एटीपी द्वारा सक्रिय अवस्था में आकर एक विशेष प्रकार के टीआरएनए की प्रक्रिया करते हैं। राइबोसोम पर स्थित एमआरएनए के प्रकट की व्यवस्था अनुसार अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। अमीनो अम्लों की इस प्रकार बनी श्रृंखला अलग होकर प्रोटीन अणु का निर्माण करती है। इस प्रकार डीएनए के आदेशों के अनुसार प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को अनुवाद या ट्रांसलेशन कहते हैं। टीआरएनए पृथक होकर के कोशिका द्रव्य में रह जाता और एमआरएनए कुछ समय बाद निष्क्रिय हो जाता है। आगे आ जाइए। कह रहा अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं गैस रसधानी नील हरित बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जटिल संरचना वाली कोशिकाएं हैं। जीव जगत में के अधिकांश जीवों में इसी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। इनका आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए तथा क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन से मिलकर के बनता है। यही बात मैं बता रहा था कि इनका जो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए और क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन से मिलकर के बनता है। आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य में से अलग रहता है। कोशिका द्रव्य और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट व लाइसोसोम व माइक्रोबाडीज आज झिल्ली युक्त कोशिकांग अंगक होते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर हम बात करें, यहाँ आप देखिए, प्लाज्मा झिल्ली अनुपस्थित, उपस्थित, कोशिका भित्ति महीन और अमीनो सुगर और मुरैमिक अम्ल की बनी होती है प्रोकैरियोट में। इसमें आते हैं प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में उपस्थित कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। राइबोसोम 70S प्रकार का, 80S प्रकार का। रिक्तिका अनुपस्थित होती है, वायु रिक्तिका उपस्थित होती है, यहाँ पे उपस्थित होती है। कोशिका अंगक अनुपस्थित, उपस्थित, प्रकाश संश्लेषक
प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट उपस्थित आंतरिक झिल्लियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। यानी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन थैलेकॉइड यानी आंतरिक झिल्लियों के निर्माण से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है यूकैरियोट में। केंद्रक प्रारंभिक अवस्था में केंद्रक कला द्वारा अनुपस्थित, लेकिन केंद्रक प्रारंभी होता है लेकिन केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। इधर आते हैं, केंद्रक उपस्थित होता है। आनुवांशिक पदार्थ केवल एक वृत्ताकार डीएनए अणु के रूप में गुणसूत्र होता है। कह रहा है एक से अधिक गुणसूत्र जो केंद्रक में स्थित रहते हैं। कसाब उप सूक्ष्मदर्शी 9 से 2 तंतु की संरचना होती है। सूक्ष्मदर्शी 9 से 2 तंतु की संरचना प्रकट होती है। यहाँ पे नहीं प्रकट होती कसाब में, और यहाँ पे प्रकट होती है। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ हाँ है। श्वसन एंजाइम प्लाज्मा झिल्ली पर होती है, माइटोकांड्रिया पर होती है। कोशिका द्रव्यक गतियाँ प्रायः उपस्थित। उदाहरण बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, प्रोटोजोआ और पादप। जीवाणु नहीं भाई, प्रोटोजोआ, शैवाल, पादप और जंतु हैं। ठीक है, गलत क्यों बोल रहे हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना, अगली हेडिंग आपकी महत्वपूर्ण हेडिंग आपके सामने। कोशिका का आकार सबसे पहले कह रहा अधिकांश कोशिकाओं का व्यास 0.1 म्यू माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन के बीच होता है। कोशिका अंगक तथा कोशिका द्रव्य घटक इनसे भी अधिक छोटे होते हैं। इनमें मिली माइक्रोन, नैनो माइक्रोन एवं एंगस्ट्रॉम में पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिका की लंबाई 90 से 100 तक होती है, सेंटीमीटर तक होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा 170 मिलीमीटर लंबा होता है। एसिटिबुलेरिया एक प्रकार का शैवाल है जो कि एक कोश की होता है, लगभग 10 सेंटीमीटर होता है, तथा दूसरे एक कोश की शैवाल कैलरिप्पा की कुछ प्रजातियों की लंबाई 1 मीटर तक होती है। कोशिका की आकृति, कोशिका गोलाकार व वृत्ताकार, अंडाकार, लंबाकार, घनाकार, बेलनाकार, नालाकार, भुजाकार, ठीक बहुभुजाकार, चपटी फीते के आकार की तस्तरी नुमा होती हैं। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। जीवद्रव्य, हक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया है। डुजार्डिन ने 1835 में जीवद्रव्य को सारकोट का नाम दिया था। पुरकिंजे ने 1940 में सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। ह्यूगो वॉन मॉल ने पादप कोशिका में जीवद्रव्य का वर्णन किया और महत्व की व्याख्या का प्रयोग किया। मैक्स सुल्ज ने 1861 में जीवद्रव्यवाद प्रस्तुत किया। इस बात के अनुसार समस्त जीवधारियों का शरीर जीवद्रव्य से बनी इकाइयों का समूह है और सभी पेड़ पौधे व जंतुओं का शरीर मूल रूप से एक ही समान जीवद्रव्य के बने होते हैं। आगे आ जाते हैं। जीवद्रव्य के भौतिक जैविक गुण कौन कौन से गुण हैं? यद्यपि जीवद्रव्य कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण है, तथापि सभी इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को ही जैविक गुण कहते हैं। गति और चलन, पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, सचेतनता या उत्तेजनशीलता, वृद्धि और जनन कार्य जीवद्रव्य के द्वारा संचालित होते हैं। जीवद्रव्य के विभिन्न भाग और उनके कार्य कौन कौन से? जीवद्रव्य के 2 प्रमुख भाग हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? कोशिका द्रव्य को। ठीक, कोशिका द्रव्य जीवद्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है। जीवद्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे रहता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के बाहर चारों ओर एक निर्जीव कोशिका भित्ति होती है। कोशिका द्रव्य को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, कोशिका कला या जीवद्रव्य कला, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा लेमा या टोनोप्लास्ट के मध्य का भाग। सबसे पहले
बात करते हैं कोशिका कला या जीवद्रव्य कला की। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक पतली, लचीली व अर्धपारगम कला होती है। इसे कोशिका कला या जीवद्रव्य कला कहते हैं। प्राणी कोशिकाओं में यह बाहरी आवरण बनाती है, जबकि पादप कोशिका में यह कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है। कोशिका कला की परासंरचना, ये देखिए कोशिका कला है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कह रहा है। ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर के ये बनी हुई है, लेकिन हम लोग इसे क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड बाई लेयर के नाम से जानते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरीफेरल प्रोटीन, ये सब पेरीफेरल प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चैनल प्रोटीन है, अल्फा हेलिक्स ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स यहाँ पे आपको दिखाया गया। कह रहा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका कला पता चला कि 75 एंगस्ट्रॉम मोटी और 3 स्तरों की बनी होती हैं। सबसे बाहरी ओर लगभग 20 एंगस्ट्रॉम मोटी बाह्य सघन स्तर होता है। अंदर की ओर 20 एंगस्ट्रॉम मोटी भीतरी सघन स्तर और दोनों परतों के बीच में 35 एंगस्ट्रॉम मोटी मध्य स्तर पाए जाते हैं। सैंडविच मॉडल। जेम्स डेनियल तथा हग डॉब्सन ने 1935 में कोशिका कला का सैंडविच मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार जीवद्रव्य झिल्ली 3 स्तरों की बनी होती हैं, जिसमें प्रोटीन्स के 2 स्तरों के बीच में फास्फोलिपिड की 2 आणविक परत होती है, अर्थात फास्फोलिपिड का दोहरा स्तर प्रोटीन के स्तरों में सैंडविच की भांति घिरा होता है। एकल कला मॉडल। जे डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में एकल झिल्ली की विचारधारा प्रस्तुत की। इनके अनुसार सबसे बाहर की ओर लगभग 20 एंगस्ट्रॉम मोटी सघन परत, अंदर की ओर 20 एंगस्ट्रॉम मोटी सघन परत और दोनों परतों के बीच में 35 एंगस्ट्रॉम मोटा जो मध्य स्तर होता है। मनुष्य की रुधिराणु की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। तरल मोज़ेक मॉडल जो सबसे ज़्यादा फेमस है, यह विचारधारा यस जे सिंगर यानी सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक द्वारा 1972 में दी गई थी। इस विचारधारा के अनुसार कला के मध्य में 2 आणविक लिपिड की परत होती है। लिपिड अणुओं को गोलाकार ध्रुवीय सिरे बाहर की ओर तथा पूंछ सदृश अध्रुवीय सिरे अंदर की ओर होते हैं। लिपिड से बनी इस परत के बाहर परिधीय तथा बाह्य प्रोटीन पाए जाते हैं। जीवद्रव्य झिल्ली में अणुओं का परिवहन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। यह झिल्ली इसके दोनों ओर मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य होती है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। जल भी इसी झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, जिसे विसरण द्वारा जल का परिवहन कहते हैं। कुछ अणुओं का परिवहन निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन की ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती, जिसे सक्रिय परिवहन के नाम से जानते हैं। टोनोप्लास्ट रसधानी। जीवद्रव्य कला की भांति एक ही एकक झिल्ली होती। जीवद्रव्य कला की भांति यह भी होती, लेकिन एकल कला से निर्मित होती है। यह कला कोशिका द्रव्य और रिक्तिका की सीमा पर होती है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होता है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में यह लगभग 90% भाग को कब्जा करता है। उसके बाद आ जाते हैं जीवद्रव्य कला या टोनोप्लास्ट के बीच का कोशिका द्रव्य। जीवद्रव्य कला तथा टोनोप्लास्ट के बीच के कोशिका द्रव्य का वह भाग जीवद्रव्य कला के निकट रहता है। इसमें ठोस अवस्था में रहती है, बहिर्द्रव कहलाता है और ये टोनोप्लास्ट के निकट स्थित होता है तथा तरल अधिक तरल और दानेदार होता है, अंतर्द्रव्य कहलाता है। कोशिका भित्ति, अगली हेडिंग हमारी क्या है, कोशिका भित्ति। सेल वॉल स्ट्रक्चर, ये देखिए सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। मिडिल लैमेला है, प्राइमरी सेल वॉल है, सेल प्लाज्मा है। यहाँ पे देखिए हेमी सेलुलोज है, ये सेलुलोज फेमरी है और पेक्टिन की मेम्ब्रेन है, जिससे मिल करके हमारी सेल वॉल का निर्माण होता है। पौधों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति केवल यांत्रिक हानियों
और संक्रमण से रक्षा नहीं करती, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने में वांछनीय बृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, गैलेक्टोन्स की, मैनान्स की, खनिज की तथा कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पादपों की सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन तथा प्रोटीन की बनी होती है। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। वह इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। पटलिका पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती हैं, जो आपस में विभिन्न कोशिकाओं के आपस में चिपकाने या पकड़ने में काम करती हैं। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीवद्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे स्थित होते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। अब मुख्य भाग इसका बचा है कोशिका अंगक, जिसके सभी कोशिका अंगक के बारे में पढ़ेंगे और फिर केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग दूसरे वीडियो में करने वाले हैं, जिससे हमारा पूरा सेल बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका प्रैक्टिस पेपर हम आपको करवा देंगे और फिर प्रैक्टिस पेपर के बाद ऊतक वाली क्लास और उसका प्रैक्टिस पेपर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।